नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत तत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर, अब तो स्थिति जो हम देख रहे हैं यूएस, इजराइल और ईरान के युद्ध की, वो बिल्कुल अलग नए मोड़ पर जाती जा रही है। एक तरफ युद्ध की भयावहता बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ अब ईरान ने अमेरिका और इजराइल जैसे देशों की खिल्ली उड़ाना भी शुरू कर दिया है। कई सारी चीजें इसके फेवर में सामने दिख रही हैं। जिस तरीके से आरागची ने ये कहा कि एक पहले यूएस युद्ध जो है वो तेल रूस से लेने के लिए सबको मना कर रहा था, अब जब फंस गए तो चारों तरफ से सबके लिए जो है वो भीख मांग रहे हैं। इस तरीके की चीजें आती हैं। एक तरफ हथियारों का प्रदर्शन सामने आने लग गया है। अब ये जो पूरी परिस्थिति बन रही है ओवरऑल, हम इसको कैसे देखें युद्ध के लिहाज से, और फिर अलग से हम उस पर भारत की बात करेंगे। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। आज जब हम बात कर रहे हैं युद्ध का 16वां दिन है, उसमें से अमेरिका ने 11 बार ये दावे किए कि आज की रात सबसे बड़ी कत्ल की रात होगी, आज हम सबसे बड़ा हमला करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आपको याद होगा, तो युद्ध दो तरीके से लड़ा जाता है। एक युद्ध जो अमेरिका लड़ रहा है और एक युद्ध जो ईरान लड़ रहा है, विद मिनिमम रिसोर्सेस, केवल और केवल हार्डकोर विल पावर, नेशनलिज्म और सर्वाइवल। और उस सारे में जो ईरान ने जो एक फाइटिंग स्पिरिट दिखाई है वो तो अपनी जगह है, प्लस जो उसने अमेरिका और इजराइल को जलील करने का जो बीड़ा उठाया है वो अपने आप में अद्भुत है। राम प्रकाश जी, आप हैरान हो जाएंगे कि अमेरिका और इजराइल को किस तरीके से वो पूर्ण नहीं, वो संपूर्ण तौर पर उनका जो अपमान होता है वो विनाशकारी के लेवल तक चला गया है। आप हंसेंगे कि ये कैसी बात कर रहे हैं। ईरान पूरे गर्व के साथ पता है क्या कर रहा है इस समय? इजराइल के जितने भी जब्त किए गए वाहन है ना, उनके जो भी उसमें गिराए जहाज के अंदर, ये वो गिर गए एक्सीडेंटली या जो इन्होंने गिराए, उसमें जब्त किए गए सारे हर्मिस ड्रोन, जितने भी अमेरिकन प्रेडेटर और अमेरिकन नौसेना के विशाल ग्लोबल हॉक ड्रोन, सारे के सारे उनको बाकायदा अलग अलग जगह पर ले जाकर के उनका संग्रहालय के तौर पर उनको प्रदर्शित कर रहा है। मैंने एक वीडियो भेजा, अगर वो कॉपीराइट में ना आए तो आप प्लीज दिखा दीजिएगा उसको दर्शकों को, ताकि और क्लैरिटी रहे। ये वो ड्रोन है जो उनके आसमान में ही गिराए गए, फिर उनकी तकनीक का इस्तेमाल किया ईरान ने और उन्हें अपने आर्मरी में शामिल किया रिवर्स इंजीनियरिंग के द्वारा। आपको ध्यान होगा ड्रोन वाले मामले में पर्टिकुलरली ईरान ने बहुत बड़े पैमाने पर रिवर्स इंजीनियरिंग की। तो उस सारे को उन्होंने जिस तरीके से दिखाया, और अब उन्हें देश की जनता को, जैसे होता है ना किसी उसको शिकार करते हो आप, उस जानवर का कभी सिर टांगते हैं, कभी कुछ करते हैं, उसी को युद्ध की ट्रॉफी की तरह पूरे ईरान के अंदर प्रदर्शित किया जा रहा है। और वाशिंगटन और इजराइल केवल उनका मुंह ताक रहे हैं। बर्बादी तो आप कर सकते हो, लेकिन उनकी जो फाइटिंग स्पिरिट है, जो उनका नेशनलिज्म है, उसको आप हार्म नहीं कर पाए आज तक। ये उनके लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। ये जो आज दिखा रहे हैं ईरान वाले लोग, ये क्या दिखा रहे हैं कि अरबों डॉलर की इन घातक मशीनों को उन्होंने उड़ाया ही नहीं, बल्कि उनका सार्वजनिक तौर पर जुलूस भी निकाल रहे हैं। और कमाल देखिए कि अमेरिका की वेपनरी, पेट्रियट से लेकर थार्ड से लेकर के करोड़ों रुपए की है, और इन्होंने उस पर किस पे गिराया? कुछ लाख के ड्रोन्स के ऊपर, अपनी स्वनिर्मित मिसाइलों के जरिए। ये बेसिकली आज की तारीख में जो अमेरिका और इजराइल की ड्रोन का श्रेष्ठता थी, वास्तविक रूप में उनके पतन की एक कहानी है कि किस तरीके से वो मॉरली बिल्कुल करप्ट होकर के इस सरकार के अंदर, इस युद्ध के अंदर वो उतरे। ये जो काम उन्होंने किया है, ये अपने आप में भूतों भविष्य है कि युद्ध के दौरान में उनके हथियारों की प्रदर्शनी कर रहे हैं। अब हालत यह है कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल के गिराए जो ड्रोन्स हैं, उनकी मरम्मत को भी दोबारा करने का कहीं ना कहीं प्रयास ये है। हर्मीस हो, प्रीडेटर हो, ग्लोबल हॉक हो, ये सारे के सारे म्यूजियम में रख दिए हैं। इन्हें अमेरिका लाखों डॉलर में बेचता है और तमाम दुनिया खरीदती है। लेकिन हमारे वाले भाई तो आपको पता है, ना टेक्निक पे काम, ना किसी और पे काम, वो तो इतिहास के सारे जिंदा है। गोबर गोबर मलमूत्र फलाना, सबसे पहले सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, इतिहास हमारा इतना, उसके अलावा कुछ नहीं। ईरान जैसा देश कैसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े आतंकी राष्ट्र के खिलाफ सीना तान के खड़ा होकर के, आपने देखा जब कल कुर्द डे था, वहां पर ये क्या कह रहे थे अमेरिका वाले कि सारे के सारे ईरान की टॉप लीडरशिप छुप गई है। और आप यकीन कीजिएगा, ईरान के राष्ट्रपति से लेके विदेश मंत्री से लेके सुरक्षा प्रमुख से लेके लारीजानी से लेके हर आदमी तेहरान की सड़कों पर घंटों तक था, लाखों लोगों के साथ कुछ डे के ऊपर। ये कोई छोटी बात नहीं, ये उस देश के जज्बे को दिखाता है, ये उस देश के राष्ट्रवाद को दिखाता है। और दूसरी तरफ ट्रंप है, उनकी पूरी सरकार इस युद्ध के लिए बलि का बकरा ढूंढ रही है। बलि का बकरा भी किस रूप में? कभी कहते हैं कि मेरे सलाहकारों ने मुझे ये कह दिया, कभी कहते हैं मेरे दामाद ने, ये कुशनर ने बताया था,
कभी कहते फलाने उसने बताया था। अपनी जिम्मेदारी लेने को ट्रंप तैयार नहीं है। और उसी का परिणाम केवल ईरान नहीं भुगत रहा, हकीकत में आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था भुगत रही है कि किस तरह के अनाड़ी आदमी को आपने चुन दिया। अमेरिका के लोगों की गलती है और भुगत पूरी की पूरी दुनिया रही है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन सर, अब ये जो जो दूसरा तरीका युद्ध का है, जो दो तरीके आपने बताए, जो दूसरा तरीका ईरान ने इस समय अपना रखा है, अमेरिका के लिहाज से अगर हम उसको देखें, इजराइल के लिहाज से तो क्या ही देखना है, इजराइल के पास अपना क्या है, लेकिन अमेरिका के लिहाज से अगर देखें तो अमेरिका की जनता उसको देख करके कैसा महसूस कर रही होगी, और वो जो महसूस हो रहा होगा अमेरिका की जनता को, ट्रंप की बात पर फिर अमेरिका की जनता कितना भरोसा करे। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि हमने तो युद्ध पहले घंटे में जीत लिया, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मीडिया हमारी मिलिट्री के प्रयासों को बता नहीं रहा है, और असल में हालात ये है जो ईरान दिखा रहा है। राम प्रकाश जी, इसको थोड़ा सा दूसरे एंगल से देखिए। ईरान पर जो युद्ध हो रहा है उसने कुछ और चीजें दिखाई। उसने ये दिखाया है कि कैसे किसी दूर देश की राजधानी में बैठा हुआ एक सिर्फ नेता और उसका फैसला पूरी दुनिया में तबाही मचा सकता है। आर्थिक तौर पर भी तबाही, सामाजिक तौर पर भी तबाही। जब गरीबी बढ़ेगी, आर्थिक मंदी जिस तरीके की आएगी, और उस तबाही से बाजारों की, ऊर्जा आपूर्ति की, सुरक्षा व्यवस्था की हर चीज चौपट हो जाएगी। ये उस व्यक्ति ने दिखाया है व्हाइट हाउस के अंदर बैठे। इस युद्ध को नष्ट किए गए लक्ष्यों के लिए कभी नहीं जाना जाएगा, क्योंकि एक मरा हुआ देश जो सैंक्शंस भुगत रहा है 50 साल से, उसमें क्या ही आप तबाह करोगे। उनका जो भी छोटा मोटा इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो भी उनके पब्लिक इंस्टीट्यूशंस थे, सार्वजनिक स्थान थे, ऐतिहासिक स्थान थे, जो उनकी विरासत थी, आपने उसको मिटा दिया या इसके अलावा कुछ किया? लक्ष्यों के लिए कम, बल्कि इसमें उजागर हुई तमाम रणनीतिक वास्तविकताओं के लिए याद किया जाएगा कि तुमने किस नाकामी से होकर के, बिना किसी स्टेटेड ऑब्जेक्टिव के आप युद्ध में उतराए। और इस युद्ध के अंदर राम प्रकाश जी, हवाई शक्ति जो एयर पावर थी, उसकी तमाम सीमाएं भी सामने आई है। हवाई वर्चस्व जो है, अभी तक क्या माना जाता था कि सबसे ताकतवर चीज है, लेकिन इस युद्ध ने क्या स्थापित किया? इसने स्थापित किया कि इससे आप रिजीम चेंज नहीं कर सकते। दिस इज अ वेरी बिग लेसन फॉर द होल वर्ल्ड। आप होगे कितने बड़े ताकतवर, आपके पास डिस्ट्रक्शन की कितनी बड़ी पावर होगी, लेकिन आप ईरान जैसे देश के अंदर, जो बिल्कुल लुटा पिटा देश था, युद्ध का मारा हुआ है जिस तरीके से, जहां पे वहां पे आर्थिक पाबंदियां हैं, तमाम तरह की उसकी सीमाएं हैं, पहले तमाम युद्धों में हो रहा है, उसके बावजूद भी आप वहां का रिजीम चेंज नहीं कर पाए, और ना ही युद्ध के अंदर आपके प्रभुत्व की कोई गारंटी बची। ये कोई छोटी लर्निंग नहीं है। अगर कोई समझदार आदमी व्हाइट हाउस में बैठा हो, और ऐसा नहीं है कि उसको लोगों ने कहा नहीं था, ये ट्रंप को सीआईए ने कहा ये बात कि आप रिजीम चेंज नहीं कर पाएंगे, वहां उसके तमाम एडवाइजर्स ने कहा, लेकिन उसकी हिम्मत है कि वो कंसंट्रेशन स्पैन उसका है नहीं, बियॉन्ड ए पॉइंट उसको आप समझा नहीं सकते। सीआईए ने उसको कहा, तमाम लोगों ने कहा कि रिजीम चेंज इफेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और तमाम लोगों ने उनको यह भी सलाह दी कि भूल के भी खामनेई की ऊपर अटैक मत कर देना। लेकिन ये युद्ध, मैंने आपको फिर ये कहना पड़ेगा 16वें दिन, कि ये युद्ध ट्रंप नहीं लड़ रहे, ये युद्ध लड़ रहा है नेतन्याहू, और ट्रंप उसके रिमोट पे है। 100% फंक्शन सारे के सारे तेल अवीव में, ट्रंप के नहीं है वो फंक्शंस। और उन फंक्शंस के जरिए हालत ये हुई कि जिस ईरान के अंदर उन्होंने सबसे पहले क्या किया, आप थोड़ी क्रोनोलॉजी पे चलिए कि युद्ध शुरू करने से पहले सीआईए ने वहां पर लोगों के बीच में किस तरीके का पॉपुलर एक सेंटीमेंट क्रिएट करने की कोशिश की रिजीम चेंज के लिए। बहुत सारे लोग बड़े पैमाने पर मारे भी गए, बहुत दुखद था देखना, वो हमारा तो मित्र राष्ट्र है। उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने, और लोग फिर उसके बाद वो आंदोलन दब भी गया, कहने को वो लोग सड़कों पर नहीं रहे। इजराइल ने चूंकि लगातार ट्रंप के ऊपर दबाव बना रखा था, तो वो ये लड़ाई शुरू करी उसने अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट में। तो जैसे ही खामनेई की हत्या हुई, वो जो फॉल्ट लाइन्स थी ईरान की, वो एकदम एबॉलिश हो गई, खत्म हो गई। और हुआ क्या, शिया सुन्नी का भेद और हर चीज खत्म, और सारा राष्ट्र एक खड़ा हो गया। तो करने तो थे, आप क्या करने गए थे कि देश का रिजीम चेंज करने, और हो गया उल्टा कि वो स्ट्रेंथ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई। तो इस युद्ध को अगर आप जब जानोगे कि जो आपकी एयर पावर से कितनी बड़ी हो, वो ना तो आपकी एयर डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर सकती है, और ना ही वो रिजीम चेंज कर सकती है, अगर आपकी टाइमिंग ठीक नहीं है। तो इसमें टाइमिंग भी ठीक नहीं थी, इसमें स्टेटेड ऑब्जेक्टिव भी ठीक नहीं थे, और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का, जो मानदंडों का, हर चीज को उन्होंने वायलेट किया। विदेशी राजनीतिक हत्याओं को, विदेश के दूसरे देशों में जाकर के राजनीतिक हत्या को सामान्य बनाने का ये प्रयास देश नहीं दुनिया के इतिहास में लिखा जाएगा कि कैसे एक सिरफरे आदमी ने
केवल अपने देश का नुकसान नहीं किया, पूरे दुनिया का जो स्टेटेड एक ऑर्डर था, जो वर्ल्ड ऑर्डर था, उसको एक नासमझी के कारण उसने अपने सैनिकों को भी कहीं ना कहीं दांव पे लगा दिया। अब जब मैं और आप बात कर रहे हैं, 13 डेड बॉडी बैग्स आ चुके हैं अमेरिका के अंदर, 140 से ऊपर लोग घायल हैं, उनके सही संख्या बता नहीं रहे हैं। ट्रंप कंप्लीटली बैकफुट पर है, पगलाए हुए हैं, कभी किसी का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम लेते हैं, अपनी ओनरशिप लेने को वो तैयार नहीं है। अब क्या है, 2500 2,500 के आसपास अमेरिकी मरीन सैनिकों को हार्मूज में उतार रहे हैं। हार्मूज में उतारने का मतलब आप समझते हैं क्या है, कि सीधे सीधे उनको ग्राउंड फाइटिंग फाइटिंग में लेकर के जा रहे हैं। ये इतना घातक हो सकता है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। अभी तक तो ईरान को, अमेरिका को जिस तरह का नुकसान हुआ है, वो तो जस्ट टिप ऑफ आइसबर्ग है। अगर ये मेरीन कहीं वहां पर फंस गए, तो आप कल्पना कीजिए अमेरिका को क्या नुकसान होगा, और फिर ट्रंप के साथ क्या गत बढ़ेगी। सर हम थोड़ा सा भारत के लिहाज से बात कर लें, भारत को देखते हुए बात कर लें। एक तरफ भी जिस तरीके से अपने पहले संबोधन में जूनियर खामेनेई ने जो बात कही है कि युद्ध हम अंतिम समय तक लड़ेंगे, वैसी ही बात भारत में जो उनके राजदूत हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई युद्ध कितना समय तक चलेगा इसमें कहा नहीं जा सकता है। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर 5 साल भी लड़ना पड़े तो ईरान इसके लिए तैयार है, ईरान में तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है और हम लड़ते रहेंगे चाहे कुछ हो। तो ये जो हालात है, अगर युद्ध लंबा चला तो इसका भारत पर सीधा असर क्या होगा? भारत में जो परिस्थितियां बताई जा रही हैं अभी कितनी विपरीत है, और अगर युद्ध लंबा खिंच जाता है तो क्या स्थिति होगी भारत में? रामप्रकाश जी, फिर वही दुख के साथ मुझे बात कहनी पड़ेगी कि भारत इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी, इतनी बड़ी एक पूरा ग्लोबल हमारा स्फीयर होने के बावजूद भी, आज हम कंप्लीटली आइसोलेटेड हैं। इस पूरे क्षेत्र के दौरान जो भी ये दुनिया की आज परिस्थिति है, उसमें अपन ना 3 में है ना 13 में है, कोई गलतफहमी पालने की जरूरत नहीं। भारत किस परिस्थिति में था और आज भारत किस परिस्थिति में है, केवल 2 महीने पीछे चलिए। मैं कोई पॉलिटिकल शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता, दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं कि वो प्रधानमंत्री जी की विदेश नीति पे और उनके ऊपर खुद पे अपने एक राय अपने हिसाब से बनाए। मेरा और आपका काम है तथ्यों पर रखना। 2 महीने पहले भारत, जो पूरी दुनिया के अंदर जो भी परिस्थिति थी, भारत को $50 प्रति बैरल रूस से तेल मिल रहा था या नहीं मिल रहा था? मिल रहा था। पहले ईरान से तेल बंद कराया अमेरिका ने, फिर आपका रूस से तेल बंद कराया। उसके बाद ये लड़ाई शुरू होगी। लड़ाई शुरू होते ही तेल कहां पहुंच गया? $100 प्रति बैरल। जिस रशिया ने सदा आपको छोटे भाई की तरह, एक सब ऑल टाइम वेदर फ्रेंड की तरह आपको हमेशा मदद की, $50 पे वो आपको रियायत में, पूरी दुनिया में 67 तेल था, $70 था, आपको 50 दिया। ठीक, चाइना को भी दिया। चाइना को भी किसी भी कीमत पर चाइना ने ना तो तेल लेना बंद किया ईरान से और ना रूस से। ठीक, आपने क्या किया, अमेरिका का एक एंटर आया और आपने तेल बिल्कुल कम कर दिया, बिल्कुल ठप कर दिया, और क्या कहा कि वेनेजुएला से भी लेना शुरू करो और अमेरिका से भी लेना शुरू करो। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रामप्रकाश जी 8 गुना है, ध्यान रखिएगा, जो यहां से तेल आता है और जो वहां से आता है, डिस्टेंस का, इंश्योरेंस का, तमाम चीजों। ठीक, अब जब युद्ध शुरू हो गया, पूरी दुनिया के अंदर एनर्जी का जो प्राइसेस की जो स्थिति हुई, फिर आप पहुंचे रूस के पास कि साहब हमें तेल दे दीजिए। उन्होंने क्या कहा कि जो मार्केट रेट है उस पर मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप अमेरिकन एंटर पे नाच रहे थे। ऐसा नेतृत्व जो अपने टाइम टेस्टेड फ्रेंड को छोड़ करके एक बुली के सामने झुक जाए, वो कंप्रोमाइज नहीं तो क्या है? पहला। दूसरा, इस पूरे युद्ध के दौरान सबसे बड़ा घटनाक्रम क्या हुआ है? क्या ईरान ने इस युद्ध को इनिशिएट किया? नहीं किया। युद्ध को इनिशिएट किसने किया? इजराइल ने और अमेरिका ने। ठीक, क्या आपने उस अतिक्रमण की निंदा की? नहीं की। उन्होंने एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष, जो सुप्रीम लीडर था, खामनेई साहब की हत्या की आतंकवादियों की तरह। क्या आपने उस पर दुख प्रकट किया? जवाब है नहीं। उन्होंने एक प्राइमरी स्कूल को टारगेट किया, 168 बेचारी जो बच्चियां थी, मासूम बच्चियां, उनकी निर्मम हत्या हो गई। क्या आपके मुंह से एक शब्द निकला? जवाब है नहीं। ठीक, उस सारी परिस्थिति में उसके बाद आपके सारे जहाज फंस गए हार्मूज के अंदर। जिस तरीके से पूरे देश में कल क्या डंका बजाया गया कि साहब, भारत के प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की है और उसके बाद सारा कूटनीतिक भारत की जीत हो गई है और 2 हमारे एलपीजी टैंकर वहां से आ रहे हैं। अब जब मैं और आप बात करें, वो सारी कहानी खुल गई। कहानी क्या थी कि एक जो ईरान का जो पोत था हमारे यहाँ, उसको उड़ा दिया था इंटरनेशनल वाटर्स में। दूसरा पोत जो था वो हमारे यहाँ था रिपेयर के लिए, उसमें 180 नौसैनिक फंसे हुए थे। ईरान से जब बात हुई जयशंकर की, तो उन्होंने कहा कि हमारे उन नौसैनिकों को चार्टर्ड से वापस भेज दीजिए। उन्होंने चार्टर जहाज भेजा, हमने वो सैनिक वापस भेज दिए।
उन्होंने एक गुडविल जेस्चर के तौर पे आपके 2 एलपीजी जो टैंकर थे वो अलाउ कर दिए और आप पूरे देश में डंका बजाने पर जुट गए। हकीकत क्या है? हकीकत सारी दुनिया के सामने है कि वो 2 टैंकर जो आपके अलाउ हुए वो वन ऑफ इंसिडेंस है, वो एक खास तरह की एग्जेप्शन है। अब ताजा घटनाक्रम क्या है? ताजा घटनाक्रम ये हुआ कि ईरान ने ये कहा कि जो भी तेल ईरान अपने क्या नाम है चाइना जा रहा है या रशिया जा रहा है, उन टैंकरों को नहीं रोका जाएगा। तो भारत का नाम तो नहीं। एक आज ताजी घोषणा कर दी कल कि जो भी चाइनीज करेंसी में पैसा करके आएंगे उनको नहीं रोका जाएगा। तो फिर भारत कहां बचे? ऑल टाइम फ्रेंड हम थे और हम कहीं नहीं। चाइनीज करेंसी को ला रहे हैं ताकि पेट्रो डॉलर वीक हो। ईरान के विदेश मंत्री से आप बात करते हो, आप ब्रिक्स का जिक्र ही नहीं करते हो। भारत के प्रधानमंत्री रात को 11 बजे बात करते हैं किससे? ईरान के राष्ट्रपति से। वो आपकी बातचीत को एक्नॉलेज भी नहीं करते, जबकि आप उनको टैग करते हो अपने ट्वीट में। वो ना आपकी बात को एक्नॉलेज करते ना रिट्वीट करते। भारत जैसा देश आज कहां खड़ा है ये तो पूरी दुनिया के सामने है। और इसका लिए सबसे बड़ा दोषी आपके वही पोमेरियन मीडिया है, जो इस अपमान को डंके के तौर पर प्रचारित कर रहे हैं, मान सम्मान के तौर पर प्रचारित कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है। नहीं, एक एक चीज जो आपने सर कॉम्प्रोमाइज का जिक्र किया, युद्ध के जो हालात हैं उन हालातों पर जो सियासत है, जो सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि विपक्ष बिल्कुल झूठे प्रचार और भ्रामक राजनीति कर रहा है, विपक्ष जो है वो सवाल पूछ रहा है कि भाई जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा करा लीजिए, भागिए मत। सर अगर हम सीधे तौर पे समझना चाहे, चूंकि आपने डिफेंस भी कवर किया है, आपने संसद भी कवर किया है, बाकी देश की राजनीति से आप ठीक से रूबरू रहे हैं, आपने प्रधानमंत्री का इंटरव्यू किया है, पिछले प्रधानमंत्री का, तो ऐसे में सर जो सरकार और विपक्ष की राजनीति है क्या वो सही दिशा में है? नहीं राम प्रकाश जी, बिल्कुल भी एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट आप नहीं कह सकते। कभी भी दुनिया के अंदर जब इतना बड़ा क्राइसिस होता था उसका एक सेट पैटर्न होता है कैसे किया जाए उस परिस्थिति। पहला तरीका क्या है? आप प्रधानमंत्री हैं, मैं विपक्ष का नेता हूं, हम दोनों पॉलिटिकल कंपिटिटर हैं, हम पॉलिटिकल एनिमी नहीं। आप मुझे फोन करोगे, मुझे कॉन्फिडेंस में लोगे, तत्काल प्रभाव से ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओगे, उसमें पूरी परिस्थिति को आप एक्सप्लेन करो, आपका विदेश मंत्री एक्सप्लेन करे, जो भी कंसर्न मंत्री हो वो सारे वहां पे दोस्तों की तरह बैठे, एज ए नेशन, नॉट एज पॉलिटिकल एनिमी। वहां पर आप पूरी परिस्थिति बताओ, मेरी कोई शंका है मैं आपसे पूछता जाऊंगा, किसी और साथी की, किसी और दल की कोई शंका है वो। और कभी भी याद रखिएगा, देश के अंदरूनी संकट में और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संकट, भारत का इतिहास रहा है राम प्रकाश जी, याद कीजिएगा 47 से लेकर आज तक, पक्ष और विपक्ष सदा एक रहे हैं जब भी कभी संकट आया है, चाहे वो अंदरूनी हो चाहे बाहरी हो। वो परंपरा कहां चली गई 12 साल से आपकी? सवाल केवल इतना है, क्या मोदी जी ने, अब तो संसद का सत्र भी है भाई, उससे जस्ट पहले क्या मोदी जी, जब ये सारा हुआ, मोदी जी तो इजराइल में डंका बजा रहे थे, 24 घंटे के अंदर अटैक हो गया ईरान के ऊपर। आपने कभी सुना है ऐसा? पूरी दुनिया को पता था, केवल मोदी जी को नहीं पता था। अपने श्रीमान जयशंकर क्या कहते हैं पार्लियामेंट में खड़े होके कि हमने मिडिल ईस्ट के अपने नागरिकों को जनवरी में अलर्ट कर दिया था कि संकट हो सकता है। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को 4 दिन पहले अलर्ट नहीं किया कि हमले के लिए आपको कवर के तौर पर यूज कर रहे हैं। सोचिएगा इस बात को। ये विपक्ष नहीं, ये एक कॉमन जर्नलिस्ट का सवाल है, छोड़िए विपक्ष को। क्या जो जनवरी में जयशंकर उनको अलर्ट करते हैं अपने सामान्य नागरिकों को, उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को अलर्ट नहीं किया? क्या भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी ने बताया कि अमेरिका और इजराइल युद्ध की तैयारी कर रहे हैं? मोदी जी क्या करने गए थे, क्या मजबूरी थी उनकी कि वो कवर बन के, शील्ड बन के वहां पर गए? सवाल नंबर 1। चलो हो गया जो कुछ हो गया, लड़ाई शुरू होगी। क्या मोदी जी ने विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की संसद सत्र से पहले, संसद सत्र के दौरान या किसी अवकाश के दिन? जवाब है ना। क्यों? क्योंकि उनका डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अंदर भरोसा ही नहीं, उनकी कोई विदेश नीति ही नहीं है, उनकी नीति डंका नीति है। पूरी दुनिया में अपमान हो रहा है। इकोनॉमिस्ट जैसे अखबार क्या कह रहे, आपने देखा इकोनॉमिस्ट अखबार क्या कहा कि ट्रंप के दबाव में मोदी ईरान के मामले में कुछ नहीं बोल पा रहे। कोई स्वीकार करे ना करे, दिस इज ए फैक्ट, इट्स ए हार्श फैक्ट। कैन यू डिनाई दिस? द होल वर्ल्ड इज वाचिंग। व्हाई? Because you don't have any understanding of diplomacy, of international affairs, of India's international standing, whatsoever it is. आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी कार्यकाल देखा होगा, इनका भी कार्यकाल देखा होगा। चाइना के साथ जब गैलवान हुआ, इन्होंने जो कुछ भी कहा, ना कोई आया है ना कोई घुसा है। उसके बावजूद जब तक चाइना का घटनाक्रम रहा, क्या किसी विपक्ष के नेता ने एक सवाल पूछा सरकार से? नहीं पूछा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार ने बुला के ब्रीफ किया, किसी ने एक शब्द पूछा?
जब तक सीज फायर होके भी 5 दिन नहीं हो गए, जब ट्रंप ने हमें जलील करना शुरू किया, उससे पहले क्या भारत के किसी विपक्षी नेता ने कोई सवाल पूछा सरकार से? भारत की समृद्ध परंपराएं हैं राम प्रकाश जी, यहाँ की डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डेमोक्रेटिक अंडरस्टैंडिंग्स बहुत मजबूत रही थी। यहां पर अब एक ऐसा शासन है जो वन वे ट्रैफिक है, जिसको ना डेमोक्रेसी की समझ है, ना डिप्लोमेसी की समझ है, ना इंटरनेशनल अफेयर्स की समझ है, ना इकोनॉमिक इश्यूज की समझ है, ना स्ट्रेटेजिक इश्यूज की समझ है, उसको केवल झूठ बोलने की समझ है। वैसी सूरत में जो भी व्यक्ति उनसे सवाल पूछे, वाजिब सवाल, वो उनको देश विरोधी लगेगा, देशद्रोही लगेगा। पहले पाकिस्तान जाना होता था, अब ईरान भेजने लगे हुए। इससे देश नहीं चला करते। इट इज नॉट ए, दिस इज व्हाट यू कॉल प्रोग्रेसिव डिप्लोमेसी। नो, दिस इज रिग्रेसिव वन। इट विल लीड यू टू नोवेयर। वन हैव टू अंडरस्टैंड। हालत आज कहां खड़ी है राम प्रकाश जी, कि आप जो मुझसे पूछेंगे मैं उसका जवाब कभी नहीं दूंगा। उसके बाद मैं आपको ले जाऊंगा वहां। आप मुझसे पूछ रहे हो ईरान, मैं बताऊंगा देखो सिलचर में विकास हो गया, नेशनल हाईवे चालू हो गया। तो देश की स्थिति यहां पे लाके खड़ी कर दी। पूरी दुनिया में क्या हो रहा है? मोदी जी डंके बजाते फिर। बताइए, जो सवाल पूछे वो देशद्रोही है। ट्रंप के ग्रिप में होना अब भारत के लिए भारी पड़ता जा रहा है, और वो भारी एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से पड़ता जा रहा है। चाहे वो लोकतंत्र की बात हो, चाहे वो संविधान की बात हो, हमारे अधिकारों की बात हो, और बाकी जो कुछ हो रहा है इस देश में वो हम देख ही रहे हैं। विदेश नीति का अता पता नहीं है, दुनिया मजाक बना रही है सो अलग। अब इस परिस्थिति से उभरेंगे कैसे, शायद सत्ता के पास इसका जवाब भी नहीं होगा। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।